नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आई क्लासेज पर। दोस्तों, आई क्लासेज प्लेटफॉर्म के ऊपर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का बैच चल ही रहा है। इसके साथ ही यूजीसी नेट का भी नया बैच 1 जनवरी से शुरू होने वाला है। और उसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जैसे ही नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो उसके साथ ही अपन ने असिस्टेंट प्रोफेसर का भी बैच लाइव कर दिया है। हमारे जिन साथियों को भी ज्योग्राफी विषय में डेप्थ के साथ अगर तैयारी करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ अगर तैयारी करनी है, तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं। डेमो क्लासें हम कंटिन्यू डालते रहते हैं, एक ही तरीके से हमारी सारी क्लासें होती हैं। इसके अलावा तीनों एग्ज़ाम का कंटेंट अपने पास अकॉर्डिंग टू सिलेबस अवेलेबल है। अगर हमारे किसी भी साथी को कंटेंट की सैम्पल पीडीएफ मंगवानी हो या जिस किसी पार्ट का भी कोई भी आपको एक चैप्टर मंगवाना हो, तो आप हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 8094610611 के ऊपर आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई आपके एग्ज़ाम से संबंधित बैच और स्टडी मटेरियल को लेकर के। अब जो अपन बात करेंगे, वो जो अपना टॉपिक चल रहा था उसके ऊपर अपन बात करेंगे। और अपन बात कर रहे थे महासागरीय धाराओं की। महासागरीय धाराओं का जो टॉपिक है वो अपना कल पूरा हो गया था। तो आज अपन टॉपिक शुरू करेंगे जवार भाटा। लेकिन जवार भाटा जो टॉपिक है वो कनेक्ट है महासागरीय जल में गति से। तो अपन थोड़ा सा पीछे से उसके बैकग्राउंड को देखते हुए आएंगे। तो अपन ने इंट्रोडक्शन की क्लास में ये देखा था कि जो महासागरीय जल है उसमें दो प्रकार की गति होती है। एक तो होती है क्षैतिज गति और एक होती है लंबवत गति। क्षैतिज गति के कारण जो जल प्रवाहित होता है उसको कहा जाता है तरंग या उर्मिका, या उसको कहा जाता है ड्रिफ्ट या प्रवाह, या उसको कहा जाता है धारा। या मुख्य रूप से अगर अपन एक ही नाम की बात करें तो क्षैतिज तरीके से जो महासागरीय जल प्रवाहित होता है उसको धारा कहा जाता है, और जो ऊर्ध्वाधर तरीके से जल मूवमेंट करता है या गति करता है उसको जवार भाटा कहा जाता है। अब कैसे कहा जाता है समझेंगे अपन इस चीज को। इसके अलावा अपन ने यह भी बात की थी कि जो महासागरीय जल में क्षैतिज गति हो रही है उसके लिए कौन कौन से कारक या कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं। तो उनके लिए अपन ने 3 कारकों का अध्ययन किया था। तो थोड़ा सा अपन पीछे का देखते हैं, उसके बाद में अपन जवार भाटा के ऊपर बात करते हैं। तो अपनी बात चल रही थी महासागरीय जल में गति। और महासागरीय जो जल है उसमें कितने प्रकार की गति होती है? 2 प्रकार की गति होती है। एक तो होती है क्षैतिज गति और दूसरी होती है, थोड़ा इसको आगे ही लिखते हैं, दूसरी होती है लंबवत गति। अब अपन ने ये देखा था कि जो क्षैतिज गति होती है उसमें जल या तो तरंग के माध्यम से चलता है, वेव के माध्यम से चलता है, या उसी को बोल देते हैं अपन उर्मिका। अगर उससे गति थोड़ी सी ज्यादा होती है तो उसको बोल दिया जाता है प्रवाह या ड्रिफ्ट। इन दोनों की ही दिशाएं निश्चित नहीं होती है। आगे अपन बात करें तो प्रवाह से थोड़ी गति ज्यादा होती है, उसको बोल देते हैं धारा। और धारा से भी थोड़ी और गति तेज होती है तो उसको बोल देते हैं विशाल धारा। ये जितना भी मूवमेंट हो रहा है ये किसका परिणाम है? ये है क्षैतिज गति का। और महासागरीय जल में क्षैतिज गति के लिए अपन ने देखा था 3 कारक उत्तरदायी हैं। कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? 3 कारक उत्तरदायी हैं। उसमें अपन ने ये देखा था, एक तो है जल से संबंधित कारक, जल से संबंधित कारक। और जल से संबंधित कारकों में अपन ने देखा था 3 कारक हैं।
एक तो तापमान में भिन्नता के कारण जल गति करेगा, एक लवणता में भिन्नता के कारण जल गति करेगा, और एक घनत्व में भिन्नता के कारण जल गति करेगा। तो ये तीनों जो कारक है ये संबंधित है किससे? ये है जल से ही संबंधित है। अगर जल में लवणता कम होगी, ज्यादा होगी, उसका डेंसिटी ज्यादा होगी, कम होगी, उसका टेम्परेचर कैसा होगा, इन सब कारकों की वजह से जल गति करता है। और कौन सी गति करता है? क्षैतिज गति करता है। दूसरा कारक अपन ने देखा था पृथ्वी की घूर्णन गति या पृथ्वी से संबंधित गति से संबंधित या पृथ्वी से संबंधित, पृथ्वी की गति या पृथ्वी से संबंधित कारक। इस कारकों में भी अपन ने देखा था, एक था कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल, दूसरा था पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। इनके बारे में, सबके बारे में अपन डिटेल से चर्चा की हुई है पिछली क्लासों में। उसके बाद में पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। इसके बाद में अपन ने चर्चा की थी ग्रेविटेशनल फोर्स से संबंधित। तो ये जो कारक हैं ये पृथ्वी या पृथ्वी की घूर्णन गति से संबंधित हैं, जिनके कारण भी महासागरीय जल में क्या होती है? गति होती है। बात क्लियर है? तीसरा कारक कौन सा था? तीसरा कारक था, मैं यहां लिख रहा हूं ना, वायुमंडल से संबंधित। तीसरा कारक था वायुमंडल से संबंधित। अब वायुमंडल से संबंधित कारकों में पहला कारक था प्रचलित पवनें। प्रचलित पवनें, तीन प्रकार की जो स्थायी पवनें होती हैं उनके माध्यम से या कैसे भी जो पवन चलती है उसके घर्षण बल से जल गति करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा योगदान किसका रहेगा? प्रचलित पवनों का रहेगा। इसके अलावा अपन ने बात की थी मानसूनी पवनों की। अब मानसूनी पवनों का आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि मानसूनी पवनें केवल और केवल उत्तरी हिंद महासागर के जल को प्रभावित कर रही थी, बाकी कहीं भी और महासागरों के जल को प्रभावित नहीं कर रही थी। तो कई बार तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मानसूनी पवनें जो होती हैं उनके द्वारा कौन से महासागर में धाराओं की उत्पत्ति होती है? तो आंसर होगा उत्तरी हिंद महासागर, दक्षिणी में फिर भी नहीं होगा। उसके बाद में अपन ने बात की थी वायु दाब की, उसके बाद में अपन ने बात की थी वर्षा की, बाद में बात की थी अपन ने वाष्पीकरण की। तो ये जितने भी कारक हैं ये सारे के सारे कारक हैं वायुमंडल से संबंधित। अब देखो ये जितने भी कारक अपन ने बात की है इन सब के कारण किसकी उत्पत्ति होती है? धाराओं की उत्पत्ति होती है। और धाराओं की जो गति होती है उसको कौन सी गति कहा जाता है? क्षैतिज गति कहा जाता है। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अपन ने तीनों महासागर की धाराओं के ऊपर भी चर्चा की थी। दूसरा जो है वो है लंबवत गति। दूसरा कौन सा है? लंबवत गति। अब जो लंबवत गति जो होती है उसको कहा जाता है ज्वार भाटा। जल में जब लंबवत गति होगी उस क्रिया को कहा जाएगा ज्वार भाटा। और यही अपना क्या रहने वाला है? आज का टॉपिक रहने वाला है। उसमें अपन देखेंगे कि जल लंबवत गति कैसे करता है और उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। तो यहां तक अपन पीछे पढ़ के आए हैं। अगर आज जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो पीछे की क्लास एक बार जरूर जाके देखें, क्योंकि मैं हमेशा यही बोलता हूं कि अगर ज्योग्राफी आपको सीखनी है
तो आप उसके बीच में क्लास मिस मत कीजिएगा। आप बहुत आसानी से, आपका 50% काम हो जाएगा अगर ज्योग्राफी की आप रेगुलर क्लास ले रहे हो और कॉन्सेप्ट को पकड़ रहे हो तो। ठीक है, अब आ जाओ अपने टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक रहेगा ज्वार भाटा। ज्वार भाटा। अब देखो, पहले तो सामान्य तौर पे ही अपन समझ लेते हैं कि ज्वार भाटा होता क्या है। जैसे ये महासागर है, ये महासागर है, और ये महासागर का क्या है, तल है। तो इसको अपन बोलेंगे सागर तल ही बोल देंगे, सागर तल। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ज्वार, और ज्वार आने के बाद इसमें आएगा भाटा। किन कारणों से आएगा वो तो अपन बात करेंगे। मान लेते हैं ज्वार का मतलब होता है जल का ऊपर की ओर चढ़ना, और जितना जल ऊपर की ओर जाएगा उतना ही वापिस से भी लौटेगा। तो इस स्थिति को तो बोल दिया जाता है ज्वार, और इस स्थिति को बोल दिया जाता है भाटा। बात क्लियर है? तो महासागरीय जल का ऊपर की ओर जाना ज्वार, और वापिस नीचे की ओर लौटना भाटा कहलाता है। अब इसमें देखो गति कौन सी हुई है, ये कौन सी गति है, यहां से जो जल नीचे गया है कौन सी गति है, लंबवत है। तो ये कौन सी गति हो गई, ये गति हो गई लंबवत। ये कौन सी गति है, ये भी गति हो गई लंबवत। तो पहली बात क्लियर है कि जो ज्वार भाटा आएगा उसमें महासागरीय जल में कौन सी गति होगी, लंबवत गति होगी, ना कि क्षैतिज गति होगी। क्षैतिज गति होगी तो महासागरीय जल किसके रूप में चलेगा, धाराओं के रूप में चलेगा। और अगर लंबवत गति होगी तो महासागरीय जल किस रूप में चलेगा, तो वो चलेगा ऊर्ध्वाधर रूप में, या ज्वार भाटा के रूप में। अब अपन बात करते हैं कि ज्वार भाटा होता क्या है, इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं यहां कि जब महासागरीय जल, जब महासागरीय जल सूर्य, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, आकर्षण शक्ति के कारण वह पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण जल का सागर तल से ऊपर की ओर उठना क्या कहलाता है, ज्वार कहलाता है। वह उसी जल का वापस लौटना या नीचे की ओर जाना, या सागर तल से नीचे की ओर जाना भाटा कहलाता है। बन गई ये लो, कहाँ रटने की जरूरत है, कहीं जरूरत नहीं है ना। सागर तल है, सागर तल का जल जब ऊपर उठेगा तो ज्वार, और सागर तल से जल नीचे की तरफ जाएगा भाटा, तो उसको कह देंगे ज्वार भाटा। कारणों की तो बात अपन करेंगे ही करेंगे, वैसे मैंने लिख तो दिए हैं डेफिनेशन में, लेकिन डिटेल से अपन इनकी
अभी बात करेंगे। तो ये क्या होता है, ये होता है ज्वार भाटा। अब अपन बात करेंगे कि ज्वार भाटा जो है वो कितने प्रकार का होता है, या ज्वार कितने प्रकार का होता है, या भाटा कितने प्रकार का होता है। तो इन दोनों के ही कितने प्रकार होते हैं, दो दो प्रकार होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ज्वार भाटे के प्रकार। तो एक तो होगा ज्वार को बोल देंगे उच्च ज्वार, उच्च ज्वार, और भाटे को बोल देंगे निम्न ज्वार, निम्न ज्वार, या इसको बोल सकते हैं अपन भाटा। ठीक है, नाम ज्यादा भाटा वाला ही सही है, क्योंकि इस नाम के साथ आप बड़े इमोशनली रूप से अटैच हो बचपन से लेकर अभी तक। ठीक है, अब देखो उच्च ज्वार होता है वो दो प्रकार का होता है। उच्च ज्वार होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है दीर्घ उच्च ज्वार, एक होता है लघु उच्च ज्वार। इसी प्रकार से निम्न ज्वार या भाटा भी दो प्रकार का होगा, और भाटा कौन सा होगा, दीर्घ निम्न ज्वार, और दूसरा प्रकार क्या होगा, लघु निम्न ज्वार। बात क्लियर है। अब हो सकता है कि शायद ये बात नहीं समझ में आए, तो इसको अपन एक मैप के माध्यम से समझते हैं, और मैप बनाते ही स्थिति क्लियर हो जाएगी। मैप बनाते ही आपकी सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। ये क्या है, एक एक चीज को ध्यान से समझना। ये है सागर तल, और ये क्या है, ये है ज्वार, और ये क्या है, ये है भाटा या निम्न ज्वार, और उसको बोल देंगे उच्च ज्वार। बात क्लियर है, यहां तक तो अपन समझ चुके हैं। इसको आप इस चीज से भी समझ सकते हो, जब आप कोई ट्रांसपेरेंट जार में पानी को भरो और उसको एक तरफ से उठाओ, तो एक तरफ से उठाओगे तो एक तरफ का जल तो ऊपर उठ जाएगा और एक तरफ का जल नीचे चला जाएगा, ठीक उसी तरीके से। ठीक है, तो उसको कहेंगे ज्वार भाटा। अब अपन को बात किसकी करनी है, अब अपने को बात करनी है प्रकार से संबंधित। अब कभी कभार क्या होता है, ऐसी स्थिति बनेगी आगे, कभी कभार क्या होता है कि जो जल होता है वो सामान्य ज्वार से ऊपर उठ जाता है। समझना, कभी कभार क्या होता है कि जो जल होता है वो सामान्य ज्वार से क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, और जितना ऊपर उठेगा वो उतना ही क्या जाएगा, नीचे जाएगा। पहली बात क्या कंडीशन आई, कभी कभार जब जल का जो तल है वो सामान्य ज्वार से भी ज्यादा ऊपर तक उठ जाता है, और ये कब उठेगा, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होंगे, तब दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट वहां और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो, जब महासागरों का जल सामान्य ज्वार से थोड़ा ऊपर उठ जाए उसको कहा जाता है दीर्घ उच्च ज्वार, दीर्घ उच्च ज्वार। और जब महासागरों का जल सामान्य से नीचा चला जाए उसे कहा जाता है दीर्घ
निम्न ज्वार। बात क्लियर हुई? यही डेफिनेशन है, यही क्या है, डेफिनेशन है। लिख देते हैं चलो। दीर्घ ज्वार क्या है? दीर्घ ज्वार है जब महासागर का जल सामान्य ज्वार तल से अधिक ऊंचा उठ जाए, अधिक ऊंचा उठ जाए तो उसको कहा जाता है, हो जाए, उठ जाए तो उसको कहा जाता है दीर्घ उच्च ज्वार। हुई बात क्लियर पहली? अब दीर्घ निम्न ज्वार जब महासागर का जल सामान्य तल से नीचा हो जाए, तो उस स्थिति को दीर्घ निम्न ज्वार कहा जाता है। दीर्घ निम्न ज्वार कहा जाता है। दोनों की डेफिनेशन क्लियर है? अब देखो, अब दो और बच गए, लघु उच्च ज्वार और लघु निम्न ज्वार। वापिस से आओ अपने डायग्राम के ऊपर। अब इसमें क्या होगा, जब महासागरों का जल सामान्य ज्वार से नीचा रह जाए, जब महासागरों का जल सामान्य ज्वार से नीचा रह जाए तो उसको बोलेंगे दीर्घ लघु ज्वार। और इधर क्या है, सामान्य तल से थोड़ा क्या होगा, ऊपर चला जाए, सामान्य तल से थोड़ा ऊपर चला जाए तो उसको बोला जाएगा लघु निम्न ज्वार। हो गई स्थिति क्लियर? बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अगर आप बुक के अंदर से इसको रट्टा मारोगे तो यकीन मानिए कभी भी याद नहीं होगा, ये कभी भी याद नहीं होगा। कॉन्सेप्ट को पकड़ना है आपको कि अगर आप जो चीज किस कारण से हो रही है उस कारण को पकड़ लोगे तो उसका ट्रीटमेंट आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे कुछ बड़े डॉक्टर बोलते हैं ना कि बीमारी को नहीं, बीमारी के कारण को पकड़ो, तब आप ज्यादा सटीक, ज्यादा ऑथेंटिक और ज्यादा अच्छी तरीके से उसका इलाज कर पाओगे। और अपनी क्लासों में आपने देखा होगा कि जो पुराने स्टूडेंट हैं शायद उनको ज्योग्राफी रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक भी चैप्टर ऐसा बता दो, अगर कुछ फैक्ट हैं वो एक अलग बात है, बाकी सिंगल एक भी चैप्टर ऐसा बता दो जिसमें आप ये बोल सकते हो कि सर हमें ये वर्ड का मीनिंग नहीं बताया गया, या इस वर्ड का हमें रूट नहीं बताई गई, या इसका हमें जड़ नहीं बताई गई। हर एक वर्ड की, चाहे टॉपिक कैसा भी चल रहा हो, जो नया वर्ड आया है या जो पुराना भी आया है उसको वापिस से मैं रिपीट करके बताता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब ये चीज बहुत बार पढ़ी हुई थी लेकिन सीखते ही कितनी चीजें आसान हो गई। तो अब उनकी भी डेफिनेशन लिख दो। क्या लिखोगे? जब महासागरों का जल सामान्य ज्वार से थोड़ा नीचा रह जाए, जब महासागरीय जल सामान्य
जवार तल लिखो भाई आप, अगर उसमें नहीं लिखा है तो सामान्य जवार तल लिखो। सामान्य जवार तल से नीचा रह जाए तो उसे क्या कहा जाता है? लघु उच्च जवार कहा जाता है। बात क्लियर हुई? जब महासागर का जल सामान्य जवार तल से थोड़ा ऊपर चला जाए तो उसे या उस स्थिति को लघु निम्न जवार कहा जाता है। लघु निम्न जवार कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। बात क्लियर हुई होगी शायद, है ना? बात क्लियर हुई होगी। एक बार अब फिर से अपन जितना पढ़ा है उसको अपन रिपीट करते हैं। देखो ये चैप्टर, इसके क्वेश्चन है ना आपके हमेशा गलत होते आए हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन टाइमिंग का ज्यादा किया जाता है कि उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए, स्पीड कम कर दी जाए, आधी कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए, कभी चंद्रमा की बढ़ा देते हैं, कभी पृथ्वी की बढ़ा देते हैं, है ना? तो सारी की सारी चीजों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। आ जाओ। पहली बात क्या है? ज्वार भाटा। ज्वार भाटा महासागरों में जल का होने वाला लंबवत संचलन है। लंबवत क्यों है वो मैंने बता दिया है, क्योंकि उसमें एक बार जल ऊपर उठेगा और एक बार जल वापिस से, और एक तरफ का जल नीचे जाएगा। तो इस तरीके से गति होगी, इस तरीके से क्या होगी? गति होगी। तो ये गति कौन सी होती है? ये गति होती है लंबवत। ठीक है। अब देखो, जब महासागरीय जल, किन किन कारण से ज्वार आएगा? 3 कारण से आएगा, अपन बात करेंगे। जब महासागरीय जल सूर्य की आकर्षण शक्ति बोल दो, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल बोल दो, या चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, या पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण जब महासागरीय जल ऊपर की ओर जाता है तो ज्वार, और नीचे की ओर जाता है तो भाटा कहा जाता है। यह डेफिनेशन। जो ज्वार भाटा होता है वो 2 प्रकार का होता है। ज्वार भाटा 2 प्रकार का होता है। ज्वार भी 2 प्रकार का होगा, भाटा भी 2 प्रकार का होगा। यहां अगर आप भाटा यूज कर सकते हो, अगर आपके कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लघु भाटा और दीर्घ भाटा नाम यूज कर सकते हो, कोई गलत नहीं माना जाएगा। खैर ऐसा बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि बुक में तो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार ही ज्यादा लिखते हैं। तो आप यहां निम्न ज्वार की जगह जितना भी निम्न ज्वार लिखा हुआ है ना, उसकी जगह आप भाटा लिख सकते हो, क्योंकि भाटा को तो ही अपन निम्न ज्वार बोल रहे हैं, भाटा को तो ही अपन निम्न ज्वार बोल रहे हैं। तो अगर किसी के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो निम्न ज्वार की जगह एक वर्ड लिख दो भाटा, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ज्वार भी 2 प्रकार का होगा और भाटा भी 2 प्रकार का होगा। अब ज्वार 2 प्रकार का कौन कौन सा होगा? एक तो सामान्य स्थिति जो बनेगी वो बनेगी, ठीक है, कि एक तरफ का जल ऊपर जाएगा तो दूसरी तरफ का जल नीचे की ओर जाएगा, ये स्थिति बन जाएगी। ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभार ऐसी स्थिति भी बनती है कि महासागरों का जल सामान्य ज्वार तल से 20% ऊपर चला जाता है, या 20% अधिक ऊंचा उठ जाता है, उसको कहा जाता है दीर्घ ज्वार। तो 20% से ऊंचा उठेगा तो इधर 20% नीचा भी जाएगा, तो 20% दोनों ही तरफ से चेंज होगा। तो जहां नीचा जाएगा उसको तो बोल देंगे दीर्घ भाटा, और जिधर ऊंचा गया है उसको बोल देंगे दीर्घ ज्वार। ठीक है। दूसरा क्या है? लघु ज्वार। लघु मतलब जब महासागरों का जल
सामान्य जवार तल से 20% नीचा रह जाए और उधर सामान्य जवार तल से 20% थोड़ा ऊपर चला जाएगा, तो उसको कहा जाता है लघु जवार या लघु भाटा। स्थिति क्लियर है? तो यहां तक अपन ने बात की है जवार के डेफिनेशन की और टाइप्स ऑफ टाइट की। ठीक है, अब जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे जवार भाटा का कारण क्या है। जवार, अब भाटा नहीं लिख रहा हूं मैं, सिर्फ एक ही नाम लिखूंगा, जवार के कारण, क्योंकि जवार आएगा तो भाटा अपने आप ही आएगा। तो देखा जाए तो जवार 3 कारणों से आता है। महासागरीय जल में ऊर्ध्वाधर जो गति होगी वो 3 प्रकार से होगी। या तो इसमें काम करेगा सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स, या इसमें काम करेगा चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स, या इसमें काम करेगा पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। और अपकेंद्रीय बल अपन ने पढ़ा था क्या होता है। कोई भी चीज घूर्णन करती है तो वो केंद्र से चीजों को बाहर की ओर फेंकना चाहती है, तो वही क्या होता है, अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल में जो बल काम करे वह केंद्र से परिधि की ओर काम करेगा। तो पृथ्वी के ऊपर जो जल है वो अपकेंद्रीय बल के कारण पृथ्वी बाहर फेंकना चाहती है, लेकिन बाहर फेंक नहीं पाती। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसका प्रभाव वहां ज्यादा है, तो वो अपनी तरफ ही उस चीज को वापस से आकर्षित कर लेती है। तो यहां एक और रूल बनता है कि अपकेंद्रीय बल विपरीत काम करता है गुरुत्वाकर्षण बल के या आकर्षण बल के। स्थिति क्लियर हुई ना? अब देखो जवार की उत्पत्ति को लेकर के अपन बात करें तो एक तो है सूर्य की आकर्षण शक्ति। आकर्षण शक्ति को आप गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी बोल सकते हो। दूसरी है चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। तीसरा है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल 3 कारणों से महासागरीय जल में वर्टिकल मूवमेंट होगा, ऊर्ध्वाधर संचलन होगा। बात क्लियर है? अब देखो, अब अपने सामने समस्या यह आ जाती है कि किसकी आकर्षण शक्ति ज्यादा काम करेगी, सूर्य की करेगी या चंद्रमा की करेगी। सूर्य की करेगी तो कितनी ज्यादा तेज करेगी, नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी, चंद्रमा की करेगी तो क्यों करेगी। तो इन सब चीजों को अपने को समझना है और इनको भी अपने एक डायग्राम से ही समझ लेते हैं। भाई ये है सूर्य और ये है चंद्रमा और ये है अपना नीला ग्रह पृथ्वी। ठीक है, ये सूर्य, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा। ठीक है, अगर इनके आकार के हिसाब से देखा जाए, अच्छा पहले अपन ये देख लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मास के तो समानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब जिस पिंड का जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उस पिंड की आकर्षण शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। इसको ऐसे समझ लो, जो पिंड जितना बड़ा होगा उसकी आकर्षण शक्ति उतनी ज्यादा होगी। या इसको ऐसे समझ लो, जो पहलवान ज्यादा मोटा तगड़ा होगा वो छोटे पहलवानों को अपनी ओर ज्यादा तेज गति से खींचेगा, मतलब उसकी आकर्षण शक्ति ज्यादा है।
तो तीनों पिंड आपके सामने है, आप ये बताओ कि किसकी आकर्षण शक्ति सबसे ज्यादा है? सूर्य की। क्यों? क्योंकि सूर्य बहुत बड़ा पिंड है। सूर्य से अलग हुए थे 9 ग्रह, तो कितना बड़ा है? सूर्य से अलग हुए थे 9 ग्रह, 9 ग्रहों में एक ग्रह था पृथ्वी, और पृथ्वी से अलग हुआ है चंद्रमा। तो ये तो तीसरी पीढ़ी की बात हो गई। मतलब ये तो चंद्रमा तो सूर्य का क्या हो गया? पोता हो गया। तो दादा बड़ा होता है या पोता? बड़ा होता है दादा। और जो बड़े लोग होते हैं उनको अपन दादा भी बोलते हैं। तो बड़ा क्या होता है? बड़ा होता है दादा। तो ज्यादा आकर्षण शक्ति है किसमें? ज्यादा आकर्षण शक्ति है सूर्य में, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति कम है, क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है। लेकिन दादा अब बड़ा हो गया है, दादा के पास उम्र अब बहुत कम बची हुई है, जबकि पोता अभी जवान है, यंग है। तो दादा बड़ा होने के कारण पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है। और कितनी ज्यादा है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, जबकि 3,87,000 किलोमीटर। कुछ जगह आपको 3,84,000 भी मिल जाएगी, है ना। तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम तो है, लेकिन पृथ्वी के नजदीक होने के कारण प्रभाव ज्यादा किसका पड़ेगा? प्रभाव ज्यादा पड़ेगा पोते का, प्रभाव ज्यादा पड़ेगा चंद्रमा का। दादाजी तो अब बूढ़े हो गए, तो उनसे तो कोई लेना देना ही नहीं रहा पृथ्वी को। और लेना देना क्यों नहीं रहा? क्योंकि दूरी ज्यादा है। इस वजह से सूर्य का आकर्षण शक्ति ज्यादा होते हुए भी पृथ्वी के संदर्भ में कम काम करती है। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मास के तो समानुपाती होता है, लेकिन दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया इसमें। तो यहां पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति ज्यादा काम करेगी। और कितना ज्यादा काम करेगी? 2.17 ज्यादा काम करेगी, मतलब दोगुने से थोड़ी ज्यादा काम करेगी। इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं, अगर सूर्य का आकर्षण शक्ति 4 है तो चंद्रमा का कितना होगा? डबल से थोड़ा सा ज्यादा, तो 9 होगा। तो कई बार अनुपात भी ऑप्शन में दिया हुआ आ सकता है। तो आप ये ध्यान रखना कि दुगुने से थोड़ा सा ज्यादा जिसका मान है उसको आप सीधा टिक कर देना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसको कैसे भी लिख सकते हो, आपको 2:5 हो सकता है। अगर ऑथेंटिक बात करें तो 1:2.17 होगा। मतलब डबल से 1 पॉइंट आप आगे चले जाना। वो चंद्रमा और सूर्य का क्या है? गुरुत्वाकर्षण का अनुपात है। तो आप इसके माध्यम से निकाल सकते हो। एक तो मास फिक्स है पृथ्वी, एक तरफ आप रख दो सूर्य का और उसको गुणा कर दो 15 करोड़ किलोमीटर से। 15,000 करोड़ किलोमीटर है भाई, ये 15,000 करोड़ किलोमीटर के स्क्वायर से गुणा कर दो, तो मान चंद्रमा के मान से कितना कम आएगा? इतना कम आएगा। स्थिति क्लियर हुई? तो पहली बात हमेशा ध्यान रखना कि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति ज्यादा काम करेगी, लेकिन ज्वार की उत्पत्ति के लिए कारक तीनों ही जिम्मेदार होंगे। सूर्य की आकर्षण शक्ति भी होगी, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति भी होगी, और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल भी होगा। अब अपन देखेंगे इन कारणों से कहां कहां ज्वार आता है और कहां कहां भाटा आता है। क्लियर है? तो उस चीज को अपन एक ही क्लास बनेगी 1.5-2 घंटे की, उसमें सारी की सारी टाइम कैलकुलेशन अपन देखेंगे। तो आज मेरी अभी दूसरी क्लास है,
1 बजे से, तो पॉसिबल नहीं होगा कि अभी करवा दें। तो उसके बाद में अपन दूसरी क्लास लेंगे, तो उसमें अपन सारा का सारा टाइम कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे। एक क्लास हो जाएगी टाइप्स ऑफ टाइड की, ज्वार के प्रकारों की। बात क्लियर है? आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। हमारे जिन साथियों को भी असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड यूजीसी नेट की जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कोई भी प्रकार की इंफॉर्मेशन आप मेरे से ले सकते हो। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद।